नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि सैटरडे के दिन जितने भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं, दिल्ली पुलिस के, हरियाणा सीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनरल मॉक पेपर होता है सीएल एकेडमी के अंदर एवरी सैटरडे। हर सैटरडे के दिन जिसका पेपर का पीडीएफ पेपर के बाद आपको ग्रुप्स में अवेलेबल भी करा दिया जाता है। तो अगर आप ऑफलाइन पेपर नहीं दे सकते तो आप पीडीएफ के थ्रू चेक कर सकते हैं कि सैटरडे के दिन जो पेपर आपको दिया गया है किस लेवल का दिया गया है, आपके कितने मार्किंग आ रहे हैं। आंसर की भी आपको सेंड की जा सकती है। उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है मैथ्स के अंदर तो उसका एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूं और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हर क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से अटेंड करना चाहिए था और आपने किस तरीके से अटेंड किया। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में टाइम वेस्ट करा सकते हैं, या आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को कुछ और पढ़ेंगे उसका मतलब कुछ और होगा और फिर सिली मिस्टेक्स आपके एग्जाम में होती हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। आपने पेपर नहीं दिया है तो भी आप एनालिसिस देखिए। पेपर अगर आपने दिया है तो एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग क्या कितने क्वेश्चंस आए थे दिल्ली पुलिस के अंदर जो सैटरडे के दिन पेपर हम लोगों ने लिया है, कैसे क्वेश्चन थे, सभी का एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा। आपने वो टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से एक बार पढ़िएगा। चीजों को शेयर करना ना भूलें। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% का लाभ हुआ। भाई लाभ जो होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10.5% का लाभ हो रहा है। उसने जब सामान को बेचा तो उसकी बिक्री हुई 442 रुपए की, यानी कि बेचने पर उसको पैसे कितने मिले? 442 रुपए मिले। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए उसका लाभ कितना है। अब कुछ लोग क्या करने लगे, 442 का 10.5% निकाल के आने लगे और फिर उन्हें पता लगा कि ये तो पॉइंट्स में आ रहा है और पॉइंट्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो काफी लोगों ने क्लास के बाहर मुझसे कहा कि सर ये तो क्वेश्चन गलत था, जबकि क्वेश्चन गलत नहीं था, उनका क्वेश्चन पढ़ने का नजरिया गलत था। तो आप बात को समझो। एसपी दिया हुआ है 442, जबकि मैंने जब वस्तुओं को बेचा तो बेचने पर मुझे मिले 442 रुपए। अब 442 रुपए जब मुझे मिले तो इसमें मेरा प्रॉफिट पहले से शामिल है। आपको प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालना होता है? सीपी पे निकालना होता है। तो मैं कहूंगा कि अगर 10.5% का लाभ हुआ है, 10.5% का लाभ हुआ है तो मैंने बेचा होगा 110.5% पे। 10% के लाभ का मतलब 110, 20 के लाभ का मतलब 120, 30 के लाभ का मतलब 130, तो 10.5% के लाभ का मतलब 110.5 और इसकी वैल्यू है 442। तो आप अगर 1% का मान निकालेंगे तो निकालिए 1% का मान कितना आ रहा है। आपसे पूछेगा उसका लाभ कितना है। 1% का मान 4 आ रहा है, 1% का मान 4 आ रहा है। तो आपसे पूछेगा लाभ कितना है। लाभ तो सर ये है 10.5%। तो 1% का मान अगर आप मुझे 4 बता रहे हैं तो 10.5% का मान निकालना है। तो 10.5 गुणा 4 करोगे नहीं करोगे? 10 चौक 40 होता है। आधे का मल्टीप्लाई 4 से आएगा, 2 आएगा। 40 और 2 कितना आ गया? 42 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन में। आया समझ? तो ये समझने की बात थी, इसलिए हम आपका टेस्ट लेते हैं। और जो लोग सिंसियरिटी के साथ पेपर को अटेंड करते हैं, कुछ लोगों की तो आदत ही होती है आस पड़ोस से झांकने की। ओएमआर को ऐसे भरेंगे जैसे कि कुछ ट्रेन छूट रही है, लास्ट के टाइम में सारे के सारे क्वेश्चंस करके आ जाएंगे। जब तक आप ध्यान रखना, सैटरडे के दिन जो एकेडमी का पेपर होता है आप उसको सिंसियरली लेना नहीं सीखेंगे, आप एग्जाम की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना कर रहे हो, आपका एग्जाम में स्कोर नहीं होने वाला है। क्योंकि यहां अगर आप सिंसियरिटी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर रहे, चाहे आपका है 1 नंबर, चाहे आप जाओ माइनस में, पर कम से कम पेपर के बाद ये ईमानदारी के साथ आप कह पाए कि सर हमने चीटिंग नहीं की है, हमें जितना आता था हम लोगों ने किया। तो धीरे धीरे ग्रोथ करते करते आपका वो स्कोर भी आने लगेगा जिस स्कोर से आपका सिलेक्शन होने वाला है। टाइम लगता है चीजों में, ऐसा नहीं है कि आपने कल पढ़ाना स्टार्ट किया और अगले दिन ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो खुद को भी टाइम देना पड़ेगा, एकेडमी को भी टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा एक बार। 1/2 + 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 3/4। एक बात और, हो सकता है आंसर की में एक आध दो क्वेश्चन टाइपिंग की वजह से गलत हो जाता है, उस चीज को बिल्कुल भी अपने सीरियसली नहीं लेना है। मिस्टेक्स कहीं भी हो सकती हैं। एनालिसिस में क्यों करा रहा हूं मैं? इसलिए करा रहा हूं कि मान लीजिए पेपर में या आंसर की में कोई छोटी मोटी गलती है तो उसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हर क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करा रहा हूं। जहां मुझे लगेगा पेपर में कुछ क्वेश्चन में गलती थी, अभी एनालिसिस में आपको पता लग जाएगा किसी क्वेश्चन में अगर गलती होगी तो, और नहीं होगी गलती, आप उसे गलत मान के चल रहे हैं तो आपको खुद की गलती पता लगने वाली है। तो ध्यान देना, बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सोल्व करते हैं? पहले सर ब्रैकेट हम लोग सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है पहले उसको सोल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर तो सर प्लस भी और इनटू भी है। किसको प्रायोरिटी दे? इनटू को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बोडोमास का रूल क्या कहता है? बोडोमास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है
उसके बाद ओ, ओ यानी कि ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में हम लोग फॉलो करते चीजों को। तो पहले हम लोग भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे 1/2 से, क्या आएगा 1/4। 1/4 को अगर मैं 1/2 में जोड़ूं, क्या नहीं जोड़ पाएंगे क्या? 4 एलसीएम ले लो, 2 बार 1 बार कितना आ गया 3/4 आ गया, 3/4। तो ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट को सॉल्व होने पे आ रहा है 3/4। आगे है डिवाइड 3/4, 3/4 से 3/4 काटेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा? 1 बार। है ऑप्शन में? नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यही आपका आंसर है। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर आएगा। कोई भी मेरी बात जो आपको लगता है कि मैं जल्दी समझा गया, आपको कम समझ में आई, सेशन हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। आप जब चाहे इसको रिपीट कर करके देखते रहना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हमने एनालिसिस देखा, हमें कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप बाकायदा जब मैं ऑफलाइन फ्री रहता हूं आफ्टरनून में, आप आकर के डिस्कस कर सकते हैं। पर मेरी प्रायोरिटी है कि आप लोग पहले सेशन को देखें, उसके बाद 90 से 95% डाउट तो आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। फिर कोई एक आधा डाउट रहता है हम लोग ले लेंगे ना। एक काम को 8 लोग 5 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे? टाइम एंड वर्क अभी एक बैच में चल रहा है और कुछ बैचों में मैं करा भी चुका हूं, तो आपको जरूर मैंने ये बात बताई होगी, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। क्या बोल रहा है? 8 लोग 5 दिनों में काम कर सकते हैं, 8 व्यक्ति 5 दिनों में, M1D1 बोल रहा है। उसी काम को 10 लोग, M2 10 लोग हैं, कितने दिनों में करेंगे? 5 से 10 2 बार, 2 से 8 4 बार। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 दिनों में। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। आसान क्वेश्चन में टाइम बचाना सीखे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर का चौथा क्वेश्चन मैथ्स का। राजू ने एबीसी बैंक में 52,000 रुपए का निवेश किया। पहले वर्ष के हिसाब से रेट 12% है, दूसरे वर्ष की ब्याज की दर पहले वर्ष की ब्याज की दर से 3% अधिक है। क्या मतलब हुआ 3% अधिक का? इसका मतलब सर पहले रेट 12% थी, बाद में जो रेट हो गई 12 और 3 कितनी हो गई? 15% हो गई। यही कहना चाह रहा है? ओके। 2 साल में उसे कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा? 2 साल में टोटल सीआई कितना लगेगा? सीआई जिन क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है या जिन लोगों ने खुद से भी पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि खुद से आपने ना पढ़ा हो, सीआई निकालना है 2 साल का, तो 52,000 रुपए। रेट है 12% और 15%, तो ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा। क्या आएगा 52,000 का 12%? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 1 जीरो बचेगी। 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62, 6,240। कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत तो देखो करनी पड़ेगी। 52,000 का मुझे 15% निकालना है, बटे में जो 2 जीरो आएंगे 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो अभी भी है। 15 दूनी 30, जीरो हासिल 3, 15 5 75 और 3 कितना आएगा? 78 आएगा। ये आ गया 7800। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये 6240 क्या है, तो मैं कहूंगा सर 6240 पहले वर्ष का एसआई भी है और सीआई भी है, क्योंकि पहले वर्ष के लिए एसआई और सीआई में कोई अंतर नहीं होता। अच्छा, फिर ये 7800 क्या है? ये 7800 सेकेंड वर्ष का सीआई और एसआई, सॉरी ये सेकेंड वर्ष का केवल एसआई है, साधारण ब्याज। सीआई तो मैं अब निकालूंगा। अब मुझे ब्याज पे ब्याज लगाना होता है, तो 6240 पे फिर से 15% निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा एक बार, 6240 का 15% कितना आएगा? 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60, जीरो वो भी कैंसिल हो जाएगा, 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 6 हासिल 3, 15 छिकी 90 और 3 कितने होते? 93। यह आएगा 936। इसने पूछा कुल कितना सीआई मिलेगा, तो जोड़ो ना सबको। किसने मना किया? जोड़िए इन तीनों डाटा को आपस में, इन तीनों को आपस में जोड़ के देखिए कितना डाटा आ रहा है। नहीं आएगा तो मुझे बताइए। देखो ये आ रहा है क्या? हाँ जी, टोटल 2 साल का सीआई आ रहा है ना। और वैसे भी सर ये देखो ना, यहां जीरो, लास्ट में क्या है? 6। जोड़ूंगा तो लास्ट में 6 आएगा। 6 कितने ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं आप पिक कर सकते हैं। बाकी फिर भी मैं चाहूंगा कि पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। ये था 2 साल का सीआई। अलग अलग रेट के लिए भी हम लोग सीआई निकाल सकते हैं। क्लासेस में भर भर के आपको क्वेश्चंस कराएं, फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हम लोग, तो समझ जाना कि हमारी तैयारी में बहुत ज्यादा कमी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया जो आपको ना पढ़ाया गया हो। एक टोकरी में 50 फूल है। चलिए भाई ठीक है। एक आदमी प्रार्थना करने जाता है, वह शहर में जितने मंदिर हैं उतनी संख्या में फूलों को हर एक मंदिर में समर्पित करता है। जितने मंदिर हैं उतनी संख्या में फूलों को हर एक मंदिर में समर्पित करता है।
उसके कुल 8 टोकरी फूलों की आवश्यकता पड़ती है। देखो 1 टोकरी में कितने फूल हैं? 50। उसको कितने फूलों की आवश्यकता पड़ती है? 8 टोकरियों की। तो उसको टोटल कितने फूलों की आवश्यकता पड़ती है? आप कहेंगे सर 8 टोकरी चाहिए होती हैं, 1 टोकरी में 50 फूल है, तो कितने हो गए? 400। उसको टोटल 400 फूलों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये कह रहा है फूल देखो कैसे चढ़ा रहा है, जितने मंदिर हैं उतने ही वह उस मंदिर के अंदर फूलों को चढ़ा रहा है। तो इसका मतलब सर 20 मंदिर होंगे, हर मंदिर में उसने 20 फूल चढ़ा दिए, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400 हो गया। भाई 400 किसका स्क्वायर है? 20 का ही तो स्क्वायर है। तो हमने पता लगा लिया कि शहर में 20 मंदिर हैं और हर मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाएगा जितने की मंदिरों की संख्या है। तो 20 इंटू 20 400 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर 20 आएगा। यही पूछा है ना, उस शहर में कितने मंदिर हैं। ठीक है, पता लगा लिया भाई हमने कितने मंदिर हैं? 20 मंदिर है। एक ही शहर में 20 मंदिर काफी है। प्रत्येक बाइक से 20 की स्पीड से चल रहा है और 100 किलोमीटर तक चलेगा। कार से 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर और 140 किलोमीटर चल रहा है वो घोड़े से, घोड़ा गाड़ी से 20 की स्पीड से। तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति। आप मुझे बताइए समय दूरी चाल, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। बताओ ये बात नहीं बताई गई क्या? आप कॉपी के पन्ने पलटोगे ना, इनमें धूल चढ़ चुकी है, आपको पता लग जाएगा कि औसत चाल के बारे में काफी कुछ पढ़ाया गया है। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी सर 100 किलोमीटर तो यहां पर है, 100 किलोमीटर तो शुरुआत में हो गया। उसके बाद 120 किलोमीटर ये रहा और उसके बाद 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से। ये तो हो गई कुल दूरी बटे में कुल समय। टोटल कितना टाइम लग रहा है? क्या होता है समय? समय होता है दूरी बटे चाल। तो आप देखिए 100 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से, तो 100 बटे 20, यहां समय इतना लग गया। फिर 120 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से, 120 बटे 30, और उसके बाद 140 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से, 140 बटे 20। तो ये डाटा कितना आएगा आपका? 100 और 120 कितना हुआ? 320। 320 और 140, सॉरी 220, 220 और 140 कितना आएगा? 360। और टाइम कितना लगे? देखिए 5 घंटे यहां लगे, 4 घंटे यहां लगे, 7 घंटे यहां लगे। 7 और 4 11, 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है। 360 बटे 16 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। 9 से या 4 से, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 2 बार 45 बार, 45 बटे 2 कितना होता है? 22.5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, 22.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम समापवर्तय का मतलब होता है आपका एलसीएम। बचपन में आपने बहुत पढ़ा है लघुत्तम समापवर्तय, जिसे हम लोग लासा कहते थे शॉर्ट में, लासा मासा गाते रहते थे। एलसीएम होता है ये, और ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्तय एलसीएम, महत्तम समापवर्तय HCF। बोल रहा है कि 150 और 5 है, एक संख्या 25 है तो दूसरी का पता लगाइए। क्या आपको यह नियम नहीं पता कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम गुणा HCF? यही होता है भाई, बिल्कुल यही होता है। तो दो संख्याएं हमें नहीं पता, पर हमें पता है कि एलसीएम 150 है, HCF 5 है। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या को x मान लो। 25 से 150 6 बार, 6 पंजे 30, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। छोटा सा लॉजिक, अगर पढ़ा होगा तो ये बहुत छोटी चीज है, नहीं पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में नहीं भी किया होगा हम लोगों ने, क्योंकि बेसिक सी बात थी कि सर दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनका एलसीएम इंटू HCF के। तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो भाई। किस ब्याज दर से 2500 रुपए 2 साल में 500 रुपए का सरल ब्याज मिलता है? जल्दी बताओ भाई। सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, ऐसा इक्वल टू PRT बटे 100, ये हमें काम में लेना है। तो सरल ब्याज सर 500, प्रिंसिपल कितना है? 2500, रेट आपको पता करनी है, टाइमिंग कितने साल? 2 साल बटे में 100, ये कैंसिल हो गया। 25 से 500 कितनी बार? 20 बार, और 2 से 20 कितनी बार? 10 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10% आ गया। इसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट करेंगे उतना बेटर है। आप ऐसा भी कह सकते हो सर 500 रुपए का ब्याज मिल रहा है 2500 के ऊपर,
तो 500 पता कर लो 2500 का कितना परसेंट है, 500 2500 का 20% है। 20% अगर 2 साल में, तो 1 साल में कितना हुआ, 10% हुआ। 1 साल के अंदर 10%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी करिएगा। पूरे पेपर मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी थे पेपर के अंदर 10 से 11 मिनट के नहीं थे, केवल 10 मिनट्स। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। हाँ जी, कितना, 630 कैसे? 10% की दर से 2 साल का सीआई निकालना है। अच्छा, 2 साल का सीआई निकालने का भी एक तरीका बताया था मैं, ग्राफ वाला, 12% 15%। एक तरीका तो वो 2 साल के लिए मैंने आपको बताया ना, 2 स्टेप काम में आती है, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 से 4 1, ये सब बातें भी बताई गई थी। पर इन बातों को पढ़ता भैया जैसे एग्जाम में टाइम बचाना होता है। 3000 का 10% निकालो, 300, 2 से मल्टीप्लाई करें 600, 300 का फिर से 10% 30, 1 से मल्टीप्लाई करें 30, यही आपका सीआई है 630। क्लास में काफी बार प्रैक्टिस करा चुका हूं। 630 क्वेश्चन का आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए। एक आदमी अपने मासिक वेतन में से 25% खर्च कर देता है, बचे कितने, 35%। 525 रुपए हर महीने बचाता है, तो मेरे हिसाब से बचे सर 35%। क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचे, 525। तो 1% का मान कितना, 525 बटे 35। अगर 5 से 35 का भाग नहीं जा पा रहा है तो आप 5 से भाग दें, 5 से 7 बार, 5 एकम 5 पचम 25, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 बार। तो 1 का मान कितना आ गया, 15 आ गया। 1% का मान 15 आ गया। वह प्रति महीने कितना वेतन पाता है, 100% पाता है, तो 15 के आगे 100 लगाएंगे, 1500 रुपए। 1% का मान अगर 15 आ रहा है, कितने कमाता है, 100 कमाता है। 100 का मान कितना आ गया, 1500 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन आपका आंसर था। अब आप खुद देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस भी गलत होने लगे तो फिर हम सही क्या करके आएंगे, कहां स्कोर करेंगे हम, अगर इनमें भी स्कोर नहीं हो पा रहा है। a प्लस 1/3 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a²। जिन लोगों को एडवांस मैथ में पढ़ा चुका हूं उन लोगों को मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखाया था मैंने। क्या फॉर्मूला होता है, n² - 2। जिनको भी अलजेब्रा मैंने पढ़ाया, सिंप्लीफिकेशन में भी ये क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करा है, तो आप इतना समझ लें, कोई भी 2 नंबरों का सम दिया हुआ है जो एक दूसरे के रिवर्स है, उल्टे हैं, तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लग जाता है n² - 2। हालांकि आप a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, पर टाइम लगेगा। और मेरा मानना है कि जिनमें टाइम बचाया जा सकता है वहां टाइम बचाओ, क्योंकि पेपर में ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि टाइम आप बचा पाते हैं। बाकी हम लोग होपलेस हो जाते हैं और आसान क्वेश्चंस को भी बड़े लंबे लंबे तरीके से करने लगते हैं। तो आपको ये चीजें करनी है, जहां टाइम बच रहा बचाइए। क्यूब अगर पूछता तो क्या करता, अगर मैं क्यूब पूछता, ये भी लिख लीजिएगा भाई, जिनको पढ़ाया गया है उन्होंने बिल्कुल पढ़ा भी है, उनको याद भी है। जिनको नहीं पढ़ाया गया, अभी फिलहाल इतना नोट कर लें, स्क्वायर के लिए n² - 2 काम में लेते हैं, क्यूब के लिए n³ - 3n, जिससे कि अगले किसी और सैटरडे पेपर में क्वेश्चन आए तो हम लोग फटाफट से इसका आंसर निकाल पाए। इसलिए एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आप पेपर ही पेपर दे रहे हैं, एनालिसिस कर ही नहीं रहे कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कहां गलती की है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा पेपर मत दो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 12वां। ए बी से 25 वर्ष बड़ा है, 15 साल के बाद ए की उम्र बी से दुगनी हो जाती है, ऐसे में बी की वर्तमान उम्र का पता लगाइए। या तो वाया ऑप्शन चला जा सकता है, ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ए बी से 25 साल बड़ा है। अब देखो, इसने पूछा है कि बी की उम्र बताइए। अगर बी की उम्र 15 है तो ए बी से 25 साल बड़ा है, ए हो जाएगा 40 साल का। 15 साल बाद ये हो जाएगा 30 का। 15 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 55 का। क्या 55 30 का डबल है? नहीं है। ये तो ये कह रहा है कि सर 15 साल बाद ए की जो एज है वो बी से दुगनी हो जानी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसको हटाओ यहां से। यहां देखिए, अगर मैं बी की आयु 20 साल मान के चल रहा हूं तो ए की हो जाएगी 45, क्योंकि 25 साल बड़ा है। अब 15 साल बाद ये हो जाएगा कितने का, 35 का। और ये 15 साल बाद कितने का हो जाएगा, 60 का। क्या 60 35 का डबल है? बिल्कुल नहीं है। इसको भी हटाइए। 10 पे आइए एक बार। 10 अगर ये है तो ये 25 साल बड़ा है, मतलब कि 35। इसमें अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो ये 25 साल का, इसमें अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो ये 50 साल का। क्या 50 25 का डबल है? बिल्कुल है। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। कोई कहे कि सर मैं तो ऑप्शन से नहीं करूंगा,
मुझे तो एक्स मान के पसंद है, तो सुनो भाई एक्स मान के कैसे करते हैं। माना बी की आयु, क्योंकि बी की आयु तो पूछ रहा है आपसे, माना बी की आयु एक्स, तो जो ए की आयु है वो है एक्स प्लस 25, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 25 साल बड़ा है। तो अगर बी की आयु को मैंने एक्स मान लिया तो ए की आयु एक्स प्लस 25 होगी। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 साल के बाद, देखो 15 साल के बाद बी की आयु तो हो जाएगी एक्स प्लस 15, 15 जुड़ जाएगा इसमें। 15 साल के बाद ए की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 40। 40 कैसे आया, 25 तो पहले से था, 15 जोड़ा आप लोगों ने, 40 आएगा। तो 15 साल बाद ए की आयु बी की आयु का डबल हो जाएगा, डबल हो गया भाई। तो एक्स प्लस 40 बराबर 2x प्लस 30, एक्स उधर जाएगा, 40 में से 30 माइनस होगा 10, तो x का मान कितना आएगा आपका, 10 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो बड़ा आसान तो क्वेश्चन था, जैसे आप करना चाहें, जिसमें आप खुश होते हैं खुश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं कि आपको एक ही बार में आंसर मिल जाए। एक घन, घन मतलब क्या होता है, क्यूब। एक घन का वॉल्यूम 512 क्यूब सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, या TSA भी हो सकता है, पता लग जाएगा अभी किससे आंसर आ रहा है, पता लगाइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाइए। तो मैं आपको बता देता हूं कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा को अगर मैं x मान लूं तो x का क्यूब होगा 512, तो x आ जाएगा 8, क्योंकि दुनिया जानती है कि सर 8 का क्यूब करने पे ही 512 आ सकता है। तो भुजा कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। मुझसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं 6x² काम में लूं तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 इंटू 6 36 और 2 कितना आ गया 38, 384 है क्या ऑप्शन में है। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4x² अगर मैं काम में लूं तो 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 4 चौक 16, 6 4 6 25, 24 और 1 25, 256, ये है क्या, ये नहीं है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वही हो गया टोटल सरफेस एरिया। हालांकि पृष्ठीय क्षेत्रफल को, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना चाहिए, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके हो सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप लोग संपूर्ण लेके चल रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया जो कि ये है, और अगर आप लोग वक्र लेके चल रहे हैं तो 4x² काम में आएगा। तो अब 256 हो जाए, ऑप्शन में है ही नहीं, तो 384 यानी कि टोटल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक आधा क्वेश्चन मैं दूंगा कि आप लोग भी ट्राई करें। देखिए फॉर्मूले में आपको बता रहा हूं, ट्राई आपको करना है। शाम के कमरे का आयाम 5 3 2 है। कमरे में 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर आयाम का एक दरवाजा है, 1 इंटू 1 का आयाम की खिड़की भी है। पेंटिंग की दर 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो उसके कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत क्या आएगी। जब भी किसी कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की बात चलती है, चारों दीवारों को अगर मैं पेंट करूंगा तो टोटल देखिए एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ हाइट इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये बात देखिएगा, ये जो एरिया आ रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको जहां नोट कर सकते हैं, जो भी आपकी नोटबुक है वहां आप लोग नोट कर लीजिएगा। चारों दीवारों का एरिया, कभी भी कमरे की चारों दीवारों के एरिया की बात करेगा तो 2h इंटू एल प्लस बी, क्योंकि ये घनाभ का CSA होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा 2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट 2 मीटर है। क्योंकि जब भी ऐसा ऑर्डर लिखा रहता है ना, तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मेंशन ना भी करे तो ये लंबाई है, चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई की जगह कितना आ गया 2, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आएगा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 आपको पता है 8 होता है। आपको ये भी पता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो सर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 48, सॉरी 16 दूनी 32। तो 32 मीटर स्क्वायर पे आपको क्या करना है, पेंटिंग करनी है। अगर आप चारों दीवारों पे पेंट करेंगे तो टोटल जो एरिया कवर होगा वो कितना होगा 32 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा एक बार, खर्च कितना आ रहा है, खर्चा आ रहा है 1.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, इस हिसाब से खर्चा आ रहा है। अगर इस कमरे में चारों दीवारों के बीच में कहीं पर भी गेट या खिड़की नहीं होती तो हम लोग सीधे सीधे 32 का मल्टीप्लाई 1.5 से कर देते। पर आपको पता है कि जब मैं पेंट करूंगा तो हम लोग यहां पर दरवाजे, और दरवाजा एक तो 1 क्रॉस 1 का है और एक 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर का है, इसके ऊपर हम लोग पेंट नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। खिड़की वाला पोर्शन खाली रह गया, दरवाजे वाला पोर्शन भी खाली रह गया। तो देखो कितना पोर्शन ऐसा है जो खाली रह गया। एक तो है 2 इंटू 1.5 का, 2 इंटू 1.5 का मतलब
3 मीटर स्क्वायर, इस पे हमें पेंट नहीं करना। और एक 1 × 1 का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, इस पे भी पेंट नहीं करना। तो टोटल कितने हिस्से पे पेंट नहीं करना? 4 मीटर स्क्वायर पे पेंट नहीं करना। तो सर जब 4 मीटर स्क्वायर पे पेंट करना ही नहीं है तो इस पे पेंट करने का खर्चा भी नहीं आएगा। तो टोटल एरिया वैसे तो 32 था, आप 32 में से 4 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जगह खाली है दरवाजे के लिए। तो 32 में से 4 गया, कितना बचा? 28। हाँ, 28 को आप 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाटा आपका 42 आएगा। तो कुल खर्चा कितना आ गया आपका? 42 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, ये एक थोड़ा सा समझदार क्वेश्चन है, इसको समझने वाली बात थी। बाकी सारे क्वेश्चन तो आपने देखे कैसे। आया कुछ समझ या नहीं आया? ठीक है, लास्ट ये ना, लास्ट नहीं है भाई, 20 क्वेश्चन देखे आप लोगों के। ठीक है, देखो फटाफट से एक बार। एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। सब मिलाकर राशि कितनी है? 40 रुपए। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहली बात, बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात है 1:3:5। अब बात को समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, सुनिएगा। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो क्या आप इनकी कीमत का अनुपात निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे कीमत का अनुपात? बताओ, कीमत का अनुपात कैसे निकालेंगे? 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसे हो गए। 10 पैसे के 3 सिक्के 30 पैसे हो गए। 5 पैसे के 5 सिक्के 25 पैसे हो गए। आपके हिसाब से टोटल कितनी राशि इकट्ठी हो रही है? आपके हिसाब से टोटल राशि इकट्ठी हो रही है सर 25 पैसे 50 पैसे और 30 पैसे कितने हो गए? 80 पैसे। तो आपके हिसाब से पैसे इकट्ठे हुए 80 पैसे इकट्ठे हुए। क्वेश्चन के हिसाब से 40 रुपए हैं। तो फिर एक का मान कितना आएगा? 40/0.80। पॉइंट हटेगा ऊपर, 2 जीरो है, 1 जीरो तो मैंने काटा पीटी कर दी। 8 पंजे 40, तो 50 आ गया। एक का मान कितना आ गया? 50 आ गया। फिर से पढ़ा जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं 1:3:5 के अनुपात में। तो यदि सब मिला के 40 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? अच्छा, 5 पैसे के सिक्के पूछे ना इसने कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो अगर सिक्के पूछ रहा है तो रुपए थोड़ी ना आएंगे, ये रुपए नहीं लगेगा ये भाई। अब देखो पता लग गई ना क्या गलती है, इसलिए आपसे बोलता हूं एनालिसिस देखा करें आप लोग। तो रुपए आगे नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन तो सही है। केवल 150, 100, 50 और 250 आना चाहिए था, रुपए नहीं आएगा। मैंने आपसे पूछा 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 पैसे के सर 5 सिक्के हैं। एक का मान अभी आपके सामने मैंने 50 निकाला है। एक का मान 50 है तो 5 का मान कितना आएगा? 250 आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। संख्या का अनुपात 1:3:5। कीमत का अनुपात 25 पैसे का एक सिक्का 25 पैसे यानी कि 0.25 रुपए। 10 पैसे के 3 सिक्के 30 पैसे 0.30 रुपए और 5 पैसे का 5 सिक्का 25 पैसे 0.25 रुपए। तो आपके हिसाब से रुपए कितने हो गए? 0.80। क्वेश्चन के हिसाब से रुपए कितने हो गए? 40। बस यहीं से 1 की वैल्यू 50 आ गई, 5 की वैल्यू क्या आएगी? 250 आएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 52 छात्रों की एक कक्षा में कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। कोई बात नहीं, 30 छात्र कन्नड़ और 38 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोलेंगे? आप देखिए एक बार, 30 कन्नड़ बोलते हैं, 38 छात्र इंग्लिश बोलते हैं। 30 + 38 कितना हो गया? 68 हो गया। इसमें से 52 को आप माइनस कर दें तो 16 जो बचेंगे ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों भाषाएं बोलेंगे। कितने सेकंड लग रहे हैं आप देख पा रहे हैं ना? बस किसका खेल है? सब नॉलेज का। हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी सर हमारा स्कोर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मेहनत की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ गलती है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप वो चीजें सीखने की ज्यादा कोशिश करें जो आपको नहीं आती हैं, जो पहले से आती हैं, बार बार उनकी मेहनत नहीं करनी है, उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो सब्जेक्ट वीक है, जो टॉपिक वीक है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, कि हमें मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स ही करे जाएं, हमें जीके अच्छा लगता है तो हम जीके पढ़ रहे हैं। हम पीएचडी करने नहीं है, हम सिलेक्शन लेने आए, और सिलेक्शन होगा उन चीजों से जो चीजें आपकी वीक है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। मैथ वीक है, मैथ पढ़ो। रीजनिंग वीक है, रीजनिंग पढ़िए। इंग्लिश नहीं आती है, तब तक नहीं आएगी जब तक आप पढ़ने नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों में देखता हूं, सर हमारी इंग्लिश वीक है तो हम इंग्लिश की क्लास ही नहीं ले रहे हैं। मैथ वीक है तो बहाना बना के निकल गए,
तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि क्लास छोड़ने से कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता है। भाई क्लास छोड़ने से सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा। आप आज तो उस चीज को अवॉइड कर दोगे, एग्जाम में वही सब्जेक्ट आपकी असफलता का कारण बनने वाला है। ठीक है, तो आप खुद देखिए आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या टाइम पास करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। समझ में आया क्या? 30 + 38 62, 62 में से मैंने माइनस कर दिया टोटल 52 को, सॉरी 68, 68 में से 52 माइनस हुआ, कितने बचे? 16। तो ये वो लोग हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17, ये प्रीमियर वाला क्वेश्चन है भाई। ये टॉपिक मुझे आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि जब तक मैं इसका आपको पूरा पैटर्न नहीं बताऊंगा तब तक पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बताने का कोई फायदा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिएगा। ये टॉपिक भी बहुत जल्दी आने वाला है। ऑनलाइन भी आपको शेयर से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड जानकारी मैं दूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपसे पूछे आते हैं। इसको अभी अवॉइड करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18, ये देखो भाई, 20 मीटर 24 मीटर लंबाई के दो खंभों को एक समतल मैदान पर 3 मीटर पृथक ऊर्ध्वाधर लगाया गया। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, इस तरीके से लगाया गया भाई दो खंभों को। इनके बीच की जो दूरी दी गई है 3 मीटर दी गई है। 20 मीटर इस खंभे की लंबाई है मान लीजिए, और इस खंभे की जो लंबाई है वो कितनी है? 24 मीटर है। तो बोला क्या दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी, ये इनके शीर्ष है भाई, शीर्ष ए है और ये शीर्ष बी है, इनके बीच की दूरी पूछी गई है। सपोज मैं इस लाइन को आगे इस तरीके से मिलाता हूं, तो आप जरा मुझे जानकारी देंगे एक बार, क्या जानकारी चाहिए मुझे? क्या ये 20 होगा नहीं होगा? बोलो फटाफट से। 20 के सामने 20 ही तो आएगा, पैरेलल साइड है। अगर ये 20 होगा तो ये कितना बचा? 4, क्योंकि टोटल लेंथ आपने बताई 24 है। ये 4 बचा, तो ये कितना है आपका? 3 है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 के सामने क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 3 4 से कितना मिलेगा? 5। तो शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग 19, ये लो भाई, इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूं, फटाफट से आंसर निकाल पाएंगे इसका। पढ़िए जरा लैंग्वेज को क्या लिखी हुई है। कमरे का जो फर्श है उसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है 10 मीटर इंटू 3 मीटर, ये आपको डायमेंशन दी गई है। 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने के लिए उसे कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो सर कमरे का जो एरिया है वो तो है 10 × 3, मीटर में है नहीं है, मीटर में। 10 को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से, 3 को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से। ये 100 दो बार क्यों लगाया? क्योंकि मीटर वाली भुजा 2 बार है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 बार आपको 100 काम में लेना पड़ेगा। अच्छा 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर वाली टाइल है, तो काटिए इसको एक बार। 3 से 15 कितनी बार? 5 बार। 5 से 10 2 बार, 2 से 8 4 बार, 4 से 100 25 बार। लो भाई पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही मैंने कर दी, 2500 टाइल्स। तो टाइल्स की संख्या अगर पूछी जा रही है ना, तो क्या करते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूले के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। बाकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, जिस फर्श पे आपको टाइल्स बिछानी है उसका एरिया बटे टाइल्स का एरिया। ऐसा करने से डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। चीजों को शेयर जरूर करना, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है वहां तक भी एनालिसिस आप लोग पहुंचाने की पूरे हद तक कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोई भी क्वेश्चन बीच में आपका रह गया है, सेशन रिकॉर्डेड है, मैं इसको डिलीट नहीं कर दूंगा खत्म होने के बाद। आप आराम से जब भी आपको फुर्सत मिले, संडे मंडे ट्यूसडे, आराम से सॉल्यूशन देखना। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, समचतुर्भुज मैं आपको बता देता हूं। समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों की चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक विकर्ण दूसरे का 70% है। D1 पहला विकर्ण अगर 100 सेंटीमीटर का है तो D2 जो है वो कितने सेंटीमीटर का है? 70 सेंटीमीटर का। 2 विकर्ण है, एक विकर्ण AC मैंने मान लिया, तो दूसरा आ गया BD। एक बात मैं आपको बताया तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, यानी कि इसको जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में भी बांटेंगे और 90 डिग्री के एंगल पे बांटेंगे। ये सब थ्योरी जिनको मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया उन सबको बता दिया। अब बोल रहा है भुजा के रूप में लंबे वाला जो विकर्ण है उसका उपयोग करके अगर मैं एक वर्ग बनाऊं, स्क्वायर बनाता हूं, तो वर्ग के क्षेत्रफल का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा? सबसे पहली बात देखिए आप कि रोमबस जो होता है उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया होता है सर हाफ D1 D2, हाफ D1 D2
1/2 गुणा 100 गुणा 70, 2 से 100 कितनी बार, 50 बार, 50 इंटू 70 कितना आएगा, 3500। ये तो आ गया सर समचतुर्भुज का एरिया। फॉर्मूला याद हुआ। आगे हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस कहते हैं आप इसको इंग्लिश में, इसका जो एरिया आता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। बात समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है। आगे बोल रहा है कि बड़ा वाला जो विकर्ण है इसको भुजा मानकर मैंने एक स्क्वायर बनाया। अब वर्ग जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भले वाले विकर्ण की लंबाई को मैंने 100 मान रखा है, तो इसका एरिया आएगा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अनुपात ही तो पूछा है, नहीं निकाल पाएंगे क्या? निकाल लेंगे ना इतनी जानकारी होने के बाद तो, कि 10,000 रेशो कितना, 3500। 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गई, और किससे काटे इसको, 5 से। 5 से 20 बार, 5 से 7 बार, रेशो आ गया आपका 20/7। तो क्या था क्वेश्चन में, केवल फॉर्मूले थे। अगर ये भी याद नहीं होंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। तो एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा, हरियाणा सीईटी का भी एनालिसिस आपको मिल चुका है, उसका भी आप एनालिसिस करना। कैसे क्वेश्चन आपको सैटरडे वाले दिन हरियाणा सीईटी के पेपर में पूछे थे, आगे चल के आपको जनरल मॉक टेस्ट जो हुआ है उसका एनालिसिस भी मैथ्स का मिलने वाला है। चीजों को शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, और जो भी डाउट्स हैं उनको आकर के आप हमसे पूछते रहिएगा। थैंक यू सो मच।